हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम जो 1963 में आया है वो 1963 का ईयर का 47 नंबर का एक्ट है और इसका इनेक्टमेंट डेट जो है 13 दिसंबर 1963 है। और जब ये इसका कमेंसमेंट है, इस एक्ट का कमेंसमेंट हुआ है 1 मार्च 1964 को ये इफेक्ट में आ गया था। 1 मार्च 1964 में ये कमेंसमेंट मतलब लागू कर दिया गया था सब जगह। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है। सबसे पहला है इसकी शॉर्ट टाइटल, विस्तार और प्रारंभ के बारे में दिया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 इसको कहा गया है, इस अधिनियम का। इसका विस्तार कहाँ है? ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा। प्लस इसकी जो प्रवृत्त होगा वो केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा नियत करे। तो ये जो तारीख इसकी थी 1 मार्च 1964 इसकी तारीख थी, इसके इनेक्टमेंट की, इसके प्रवृत्त होने की। चलिए सेक्शन सेकंड है डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें बाध्यता के बारे में दिया है। तो बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है ना। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूड करता है इसलिए इंक्लूसिव फॉर्म है इसका डेफिनेशन का। कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। तो इसमें विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है इसमें। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी टैक्स के मतलब एक्ट के अंदर टैक्स देना है ना, तो ये एक ऑब्लिगेशन हो गई, तो ये देना है जो भी काम करना है। फिर नेक्स्ट है व्यवस्थापन, है ना। तो सेटलमेंट, तो इससे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा कोड पत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा नागमन को व्यवनित किया जाता है या उसका व्यवनित किया जाना कारित होता है ना। तो ये सीधा सा जो है व्यवस्थापन सेटलमेंट क्या होता है कि मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें चल या अचल संपत्ति को ना उसके उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लिया जाता है। ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उत्तराधिकार के बारे में निर्णय लिया कि किसको दिया गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी संपत्ति उसके बच्चों में बांटने के लिए कोई दस्तावेज बनाया जाता है ना, तो वो सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ये बी में बोला गया है। सी है न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाले न्यास प्रकृति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो यहाँ पे बस डेफिनेशन दिया है कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट की जो सेक्शन 3 है, वही जो वहाँ पर ट्रस्ट की डेफिनेशन है वही अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा। और इसमें ऐसे सभी कर्तव्य शामिल होंगे जो ट्रस्ट की नेचर के होंगे, ट्रस्ट की प्रकृति के होंगे। ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति एक ट्रस्टी को सौंपता है ताकि वो संपत्ति का उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए करे, तो ये ट्रस्ट कहलाता है। अब न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है। डेफिनेशन 2D के अंदर बोला है न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण किए हुए है ना। तो जो भी व्यक्ति संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में रखता है वो ट्रस्टी कहलाता है। मतलब कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट मतलब कोई व्यक्ति ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल करता है तो वो ट्रस्टी कहलाता है। ठीक। और इसके नेक्स्ट है ई डेफिनेशन, ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों को एतस्मिन प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम ने उन्हें क्रमशः समुन्निर्दिष्ट किया है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी यहाँ पर वो वर्ड को यूज किया लेकिन डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे वही मीनिंग लिया जाएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो ये अदर जो था सेविंग क्लॉज बोल दिया है इसमें। सेविंग क्लॉज बोलता है कि किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी भी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती है अथवा दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे इस अधिनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा। ठीक है कि
जहाँ पर मतलब इस अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो, वहाँ कुछ भी इस अधिनियम में ये मानने के लिए नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को किसी अनुबंध के तहत किसी राहत के अधिकार से वंचित किया जाएगा। मतलब उसको अगर कोई अदर वे में, अदर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर उसको राहत मिल रहा है, तो ये नहीं बोला जाएगा कि उसको वो नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है ना, उसी संविदा के तहत उसको कोई अन्य राहत भी मिल रही है ना, और अगर उसने विनिर्देश पालन करा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि विनिर्देश पालन के लिए अगर वो वाद ला रहा है तो उसको अन्य अनुतोष नहीं मिल सकता है। मतलब संविदा के तहत अगर उसने उसे कुछ और अन्य अनुतोष भी मिलने की संभावना है, अगर संविदा में ऐसा किया है, तो उसे उस चीज से वंचित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो विनिर्देश पालन करा रहा है इसके तहत। अगर मतलब इस एक्ट में कुछ भी कहा हो, लेकिन ये माना जाएगा कि अगर संविदा के तहत उसने अगर अन्य कोई राहत उसे प्राप्त हो रही है, तो वो भी मिला जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के, उसके प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब उस पर कोई प्रभावित नहीं करेगा ना, जो है वैसा चलेगा। मतलब उसको अन्य लॉ के तहत, अन्य अनुबंध के तहत, लॉ नहीं, अन्य एक्ट के अन्य संविदा के तहत अगर कोई अधिकार मिल रहा है, तो वो ये अधिनियम उसको उस अधिकार से वंचित नहीं करेगा, इसमें ये बोला है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4। विनिर्देश अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर सिविल राइट्स का अगर इन्फोर्समेंट कराना है, वहीं पर यहाँ पे ये एक्ट काम देगा। ये जो पेनल कोड है उसके लिए, पेनल लॉज के लिए ये मतलब राइट प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो सिविल राइट्स के तहत आएंगे ना। सिविल तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए केस लाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चोरी से या ऐसे रिलेटेड कोई है, तो वहां पर उसको जो भी मतलब कोई भी पेनल लॉ को इन्फोर्स कराना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है पार्ट 2। विनिर्देश है तो स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा रहा है, तो चैप्टर 1 में संपत्ति की रिकवरी से संबंधित है। तो यहाँ पे सेक्शन 5 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 6 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 7, 8 जो सेक्शन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। तो सेक्शन 5 बोलता है विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करनी है, तो कैसे? तो जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, मतलब वो उसका स्वामी है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है, कोई विनिर्दिष्ट है उसकी, ठीक है, वह सीपीसी के 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रतिधन, तो उसको अगर रिकवरी करनी है ना, तो सीपीसी की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी उसको। यहाँ सीधा से ये बोला है कि अगर उसे उसकी स्थावर संपत्ति चाहिए, है ना, अगर किसी ने उसको बेकब्जा कर दिया है ना, और उसको अगर उसकी संपत्ति चाहिए उसको, तो उसको कैसे वो करेगा? तो सबसे पहले तो वो कि अपनी ऑनरशिप, उसको पहले उसको अपनी ऑनरशिप बतानी पड़ेगी। सीपीसी की प्रोसीजर लागू होगी, उसके लिए अब सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, है ना। तो उसको ऑनरशिप उसकी शो करनी पड़ेगी कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। फिर सिविल सूट फाइल करेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा कि सबसे पहले वो अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी कब्जे की वापसी चाह रहा है, तो एक सिविल सूट फाइल करेगा। सिविल सूट फाइल करने के लिए उसको क्या साबित करना होगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसका स्वामी है ना, वो उसकी ऑनरशिप का है, ये डिसाइड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि उसने कब्जे जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, कब्जे की वापसी के लिए, लिमिटेशन एक्ट जो है उसकी सेक्शन 27 के तहत, है ना, और एंट्री नंबर 65 के तहत उसने 12 वर्ष के अंतर्गत ही ये सूट फाइल कर दिया है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ड्यूरेशन दे रखा है 12 साल की। अगर आपको कोई सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई डिस्प्यूट है और उसको रिजॉल्व करना है, सूट फाइल करना है, तो 12 साल के, वो जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां से 12 साल के अंतर्गत उसको आपको सूट फाइल करना है। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उसके ऑनरशिप की है। दूसरा ये कि उसने जो सूट फाइल किया है वो सेक्शन 27 और 65 एंट्री के तहत 12 वर्ष के अंतर्गत संस्थित कर दिया है। ठीक है। अब बात संस्थित हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा? डिफेंडेंट के विरुद्ध समन जारी करेगा।
ठीक है। और फिर सारी प्रोसीजर होगी, वाद की सुनवाई होगी ना, और सारी चीजें अगर तथ्यों को साबित करने का भार क्या वादी पे ही होगा सारा, क्योंकि उसको उसको ये रिलीफ चाहिए तो वो वादी पर होगा, है ना। ये तो जब ये सेक्शन 101 जो एविडेंस एक्ट है उसके तहत जो बर्डन ऑफ जो प्रूफ होगा वो वादी पर होगा, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कर दिया है कि वादी के पक्ष में डिक्री दे दी, डिक्री जारी कर दी, है ना। तो अब न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन हो जाने पर वादी को उसकी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब सिविल प्रोसीजर की पूरी प्रोसीजर फॉलो करी, उसको डिक्री मिल गई और उसको उसमें मतलब उस पे उसका कब्जा वापस मिल गया। पर लेकिन अगर कोई कब्जा मतलब अगर किसी संपत्ति के स्वामी ने ही किसी कब्जाधारी को बेदखल कर दिया है ना, अविधिपूर्ण ढंग से, विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा नहीं, और उसको उस पे से हटा दिया है, तो फिर सेक्शन 6 एप्लीकेबल हो जाएगी, जिसमें वो भले ही व्यक्ति जो स्वामी नहीं है उसको उसकी रिकवरी का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 बोलता है। अब सेक्शन 6 क्या बोलता है, यहाँ पे क्या है, 5 में तो जो ऑनरशिप है जिस व्यक्ति की, उसको अगर उसकी प्रॉपर्टी से हटाया गया है, उसको किसी से रिकवर करनी है अपनी प्रॉपर्टी, वो अप्लाई करेगा। 6 में ऐसा व्यक्ति जिसका कोई इस पे ऑनरशिप नहीं है, मतलब उस पे कब्जाधारी है, उसको किसी थोड़े समय के लिए काम के लिए दी थी, है ना, या थोड़े समय से उसके पास कब्जा था, पोजेशन की बात की जा रही है, ऑनरशिप की नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हटा दिया जाता है ना, हटा कैसे दिया जाता है, उसकी कंसेंट के बिना हटाया जाता है, और दूसरा ये कि जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं हटाया है ना, जबरदस्ती अपने जैसे गुंडे भेजकर उनको मारा और पीटा और बाहर निकल आया, सामान फेंक दिया बाहर, मतलब इलीगली तरीके से उनको उस प्रॉपर्टी से हटाया, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है, सेक्शन 6 के तहत वो अप्लाई करेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है, यहाँ सम्मति है ना, ये संपत्ति नहीं, यहाँ सम्मति आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, मतलब उसकी कंसेंट भी नहीं ली है और विधि की सम्यक जो प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया और उसको बेकब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, या तो वो खुद व्यक्ति या जिसके माध्यम से उसने पोजीशन ले रखा है, या उसका व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, है ना, यहाँ पर क्या कर सकता है, उस रिकवरी के लिए बाद उस पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसा सूट कब फाइल करेगा, वो जब मतलब जब उसको बेकब्जा किया गया है उससे 6 महीने के भीतर ही फाइल करना होगा, इसके बाद वो फाइल नहीं कर सकता है। दूसरा, सरकार ने अगर निकाला है तो फिर फाइल नहीं कर सकता, तो इन दो केस में वो सूट फाइल नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि ये जो कोई भी आदेश या डिक्री जो है ना, इसमें जो भी आदेश दिया जाएगा या डिक्री दी जाएगी ना, उसकी अपील नहीं हो सकती है, ना ही इसका पुनर्विलोकन दिया जा सकता है, ठीक है। रिव्यू नहीं किया जाएगा और अपील भी नहीं की जा सकती। जो भी आदेश इस धारा में जैसे सूट फाइल किया और कोई डिसीजन आया, बात पारी है ना, डिसीजन आया, तो यहाँ पे अपील नहीं कर सकते हैं और रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन रिवीजन के प्रोविजन लग सकते हैं इस पे, ठीक है। अब फोर्थ क्लास बोलता है कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लेने, अगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑनर है ना, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसको अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से रोक देगा, है ना, नहीं, वो अगर हक स्थापित करके वो सेक्शन 5 के तहत अपना मतलब प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। ये किसके लिए, जिसके पास हक है ना, और उसको निकाल दिया, ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है, उसको रोकती है इस ऐसा वो मतलब इसमें ऐसा रिलीफ नहीं दिया जा रहा है कि जो पोजेशन जिसके पास है अगर वो वाद ला रहा है तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो वाद नहीं ला सकता है, नहीं, वो भी ला सकता है, उसके उसके राइट को यहाँ पर खत्म नहीं कर रहा है, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड तो यहाँ पर जो रिलीफ मिलेगा वो किस किस को मिलेगा,
कि ऐसा जो भी, ये मतलब कब्जाधारी पोजीशन जो है जिसका, उसको रिलीफ मिलता है, जैसे टेनेंट को मिल सकता है, या कोई रॉन्गफुल और इलीगल पोजीशन ले रखा है जिस व्यक्ति ने, उस केस में रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, बाकी वो कोर्ट पे डिसाइड रहेगा। ठीक है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो इसकी जो एसेंशियल होंगे वो क्या होगा, मतलब ये टेम्परेरी रिलीफ एक तरीके से इसमें सेक्शन 6 में, क्योंकि अगर जो ऑनर है ना, वो अगर सेक्शन 5 में अप्लाई करेगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी रिलीफ मिलता है जो कब्जाधारी उसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले जो कब्जाधारी, उसको क्या, प्लेंटिव जो रहेगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके कब्जे में रही हो, और उस व्यक्ति को, दूसरा पॉइंट है कि उस व्यक्ति को ऐसी जो संपत्ति है उसकी सम्मति के बिना, संपत्ति से उसकी सम्मति की, कंसेंट के बिना बेकब्जा किया गया हो। ठीक है, और उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेकब्जा किया गया हो, और ऐसा जो सूट है वो ऐसे कब फाइल किया गया हो, ऐसे बेकब्जा किए से 6 माह के भीतर, और सरकार के विरुद्ध नहीं किया गया हो, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बेकब्जा किया गया व्यक्ति, उसको क्या रिलीफ मिल सकता है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 45 में, 145 में उसको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है वो, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक 2 महीने पहले बेकब्जा किया गया था, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में कब्जा दिलाने के लिए आदेश कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 145 जो है ये सतर्कता का नियम है, मतलब ये जो है ऐसा नियम है जिसमें ये उसको देखते हुए लागू करा जाए है कि जो शांति व्यवस्था बनाने में सहायक हो, तभी ये होगा, है ना। तो जो सेक्शन 145 में भी जो डिसीजन दिया जाएगा ना, वो सिविल कोर्ट के विनिश्चय के आधार पर ही दिया जाएगा। और इस सेक्शन के एप्लीकेबल के लिए ये आवश्यक नहीं है कि कब्जाधारी जो है वो विधिक या उसके पास विधिक रूप से कब्जा आया हो उस प्रॉपर्टी का, ये आवश्यक नहीं है। इसमें दोषपूर्ण ढंग से जो कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको अनुतोष मिल सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हाँ, अब इसमें क्योंकि बोला है कि यार अपील और रिव्यू नहीं हो सकता है ना, तो ये इस यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये जो सेक्शन है इसमें रिव्यू, इसके अंदर जो डिसीजन आ रहा है उसमें अपील और रिव्यू नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई एग्रीव पर्सन है तो वो सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 115 के तहत क्या हाईकोर्ट के समक्ष रिवीजन की पिटीशन लगा सकता है, पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा जो आवेदन लगाना है ना, वो जो रिवीजन की पिटीशन है हाई कोर्ट के सामने लगा सकता है, लेकिन कितने दिनों में? ऐसे आवेदन जो आदेश मिला है उससे 90 दिनों के भीतर उसको लगाना होगा। ठीक है, और ये सेक्शन 6 जो है वो विधिक कब्जे की बात नहीं करता है, ये तथ्यत कब्जे की बात करता है, मतलब उस वक्त किसके पास है। मतलब डी ज्यूरे पोजीशन की आवश्यकता नहीं है, डी फैक्टो पोजीशन इज सफिशिएंट। चलिए, ठीक है, ये था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रिलीफ। अब सेक्शन 8, जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्तियों को जो अव्यवहित, सेक्शन 7 जो है विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। तो अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी ने मतलब किसी से रिकवर करना है, और किसको करना है? जो उसका हकदार हो। यहाँ पे लिखा है हकदार व्यक्ति, मतलब उसका ऑनर हो, उसके पास ऑनरशिप हो उस प्रॉपर्टी की, मतलब उस मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो यहाँ पे रिकवर कर सकता है। किसके तरफ? वही सिविल सूट फाइल करके वो रिकवर कर सकता है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसमें और जो एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें बोला है न्यासी अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी उसकी देखरेख के लिए दी गई है ना, तो यहाँ पर ट्रस्टी भी, यहाँ पर जो ट्रस्टी है उस पर उस कब्जे के लिए सूट फाइल कर सकता है। और अगर किसी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर वो विशेष या स्थायी अधिकार द्वारा प्राप्त करता है, तो यहाँ पे भी वो सूट फाइल कर सकता है। जैसे मान लो अगर किसी की घड़ी रास्ते में पड़ी है
है ना, घड़ी मान लीजिए या कोई सी भी मूवेबल प्रॉपर्टी रास्ते में पड़ी मिल गई, अब वो किसी व्यक्ति ने उठा ली और अब उसको उसका ऑनर नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा है इधर उधर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अभी अब उसके पास है, अब वो प्रॉपर्टी रखने का उसके पास विशेष या अस्थायी अधिकार है, क्योंकि अभी उसका ऑनर नहीं मिल रहा है, उसके पास है। अब अगर कोई व्यक्ति उससे ले लेता है वो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर वो इस विशेष और अस्थायी अधिकार के जो तहत सूट फाइल करके उस मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। तो इस तरीके से उसको विशेष या अस्थायी अधिकार प्राप्त होता है यहाँ, ठीक है। तो वो कोर्ट के थ्रू उसको मतलब ले सकता है, ठीक। अब है सेक्शन 8। यहाँ पर सेक्शन 8 भी इसी बारे में बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो उसका किसी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है लेकिन वो उसका ऑनर नहीं है, पोजीशन उसके पास है लेकिन वो उसका ऑनर नहीं है, तो वो जो उसका ऑनर है उसको देने के लिए, तुरंत देने के लिए लायबल होगा। किस केस में? यहाँ पे 4 उसके क्राइटेरिया दे रखे हैं कि इस केस में उसको वो प्रॉपर्टी देनी होगी। तो अब देखो, कोई भी व्यक्ति जिसका मूवेबल प्रॉपर्टी के किसी भी विशेष वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, ठीक है, पोजीशन है या फिर कंट्रोल में उसका, पर वो उसका स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को, ठीक है, निम्नलिखित दशाओं में किसी भी में भी उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश किया जा सकेगा। किस केस में? अगर उसने जो दावाकृत वस्तु है ना, उस व्यक्ति मतलब उसने जो प्रतिवादी है वादी के एजेंट के या ट्रस्टी के रूप में रखी हो, मतलब जो सूट फाइल कर रहा है ना, उसने क्या किया, अपनी कोई प्रॉपर्टी जो प्रतिवादी है उसको एजेंट के रूप में दे रखी कि इसको रखो, बिजनेस से पर्पस या किसी भी पर्पस से एक एजेंट के रूप में दी है, ट्रस्टी के रूप में, देख रेख के रूप में दे रखी है ना। तो अब उसे चाहिए और वो नहीं दे रहा हो या उसके, तो वो उससे रिकवर कर सकता है सूट के माध्यम से, ठीक है। अब अगर दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में, अब जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अगर उसे नहीं मिले, है ना, वादी की संपत्ति की हानि के लिए पर्याप्त राहत नहीं देगा, जो धन के रूप में, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा और वो बोल रहा है कि मैं इसके एवज में पैसे दे देता हूँ, तो वहां पर यह है कि वो उसको अनुतोष, मतलब यथा योग्य अनुतोष नहीं पहुंचा रहा है, मतलब उससे उसको रिलीफ नहीं मिलेगा कि उस प्रॉपर्टी के बजाय वो, मतलब उस मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके बजाय उसको, मान लीजिए कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जैसे ए ने बी के लिए एक सीनरी बनाई है ना, और वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, ठीक है, वो उसकी कला से उसने बनाई, ठीक। अब क्या हुआ कि जो ए ने जो उसके लिए बनाई, ए की मृत्यु हो गई, है ना, मर गया वो। अब उसके बाद उसकी जो बनाई हुई जो वो सीनरी थी वो बहुत असाधारण और बेशकीमती बन हो गई थी, है ना, वो जो बनाई थी ना उसने, वो बहुत मूल्यवान थी, ठीक है। अब वो मर गया है, अब दोबारा तो बन नहीं सकती, अब स ने उसको, मान लो सी ने उससे ले ली, किसी भी तरीके से उसके कब्जे में आ गई है, तो अब क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है कि मुझे ये सीनरी लेने दो और तुम इसके बदले पैसा ले लो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है इस आधार पर कि उसको उस चीज से पैसा उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको वो जो जिस पर्पस के लिए उसने बनवाई थी, उसके लिए बनवाई थी उसने, उसकी खुशी के लिए बनवाई थी, तो उसके एवज में वो पैसा कोई मायने नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, यथायोग अनुतोष नहीं पहुंचा रहा, उसको रिलीफ नहीं पहुंचा रहा है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में वापस वो सूट फाइल करके रिकवर करवा सकता है। या हानि जो है हो रही है, वो वास्तविक उसका नुकसान डिसाइड करने नहीं करना कठिन है, मतलब कितना क्या नुकसान हो रहा है उस चीज से, तो वो उसको वैल्यू नहीं की जा सकती, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर फिर रिकवर कराया जा सकता है। और अगर उसकी वस्तु को क्या हुआ कि सदोषता अंतरित कराया गया था, तब उसको वापस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ए ने बी को कपट के द्वारा ये कहते हुए कि जैसे इस क्लॉज में कि सदोषता अंतरित कराया गया है, कैसे, जैसे ए ने क्या बोला बी को कि मैं सी हूँ, और ये क्योंकि संविदा करना चाह रहा था सी से, सी जानते हुए कि मैं सी हूँ या सी की तरफ से कर रहा हूँ, उसने संविदा कर ली। बाद में बी को पता पड़ता है और माल दे दिया उसको, बाद में बी को पता पड़ता है कि नहीं ये सी नहीं था, या सी की तरफ से नहीं आया हुआ था, ए ही है, इसने झूठ बोला, कपट किया उसके साथ, है ना।
पर अब उसने तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसने माल उसको दे दिया है, तो ये क्या कर सकता है, बी सूट फाइल करके ए से माल वापस ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन 4 कंडीशनों में जो उसका मालिक है वो कब्जाधारी से अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि जब तक कि कोई यहाँ पे उपधारणा की गई, प्रिजम्पशन ली गई, कोर्ट ने ली है ए और बी के केस में कि वो, सॉरी ए और बी के केस में नहीं, बी और सी के केस में लिए कि जो हानि हो रही है उसके लिए जो है दावा, जब तक कोई दूसरा मतलब उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दे दिया जाता है, कुछ और अन्य साबित नहीं कर दिया जाता है, तो कोर्ट ये मानेगा ही कि जो धन के रूप में प्रतिकर है वो वादी को यथायोग्य अनुतोष नहीं पहुंचाएगा और इसका वास्तविक नुकसान अभिनिश्चय करना अत्यंत कठिन होगा। तो ये कोर्ट इसके लिए प्रिजम्पशन लेगा ही लेगा, है ना। यहाँ पे फिर प्रूफ करके मतलब ये वादी के फेवर में ही लेगा कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है ना। तो अगर पोजेशन जो है, पोजेशनर वो जो कब्जाधारी, वो अगर प्रूफ दे देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कोर्ट प्रिजम्पशन मतलब को उतना नहीं मानेगी, फिर सबूत के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।